आज हम चर्चा करेंगे बजट। बजट जो पेश किया गया था जनवरी के लास्ट यानी 1 फरवरी को, क्योंकि 31 जनवरी 2024 को जो बजट सत्र शुरू हुआ तो इस बार अंत आर्थिक समीक्षा पेश नहीं किया गया। इसलिए नहीं पेश किया गया क्योंकि ये पूर्ण बजट नहीं आ रहा था। ये आर्थिक समीक्षा हो सकता है जुलाई में पेश हो, जब नया चुनाव के बाद नया सेशन हो। तो ये जो अंतरिम बजट जो पेश किया गया, इसमें अब सवाल है कि बजट और अंतरिम बजट में बुनियादी फर्क क्या है। बजट जो होता है 1 वर्ष का होता है। बजट ये संवैधानिक शब्द है, ये आर्टिकल 112 के तहत है, लेकिन इसकी इस संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं, तो इसका जिक्र नहीं है अंतरिम बजट का। तो बजट का अर्थ क्या होता है? बजट का मतलब कि अगले 1 वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब प्रस्तावित व्यय, अनुमानित आय और प्रस्तावित खर्च का लेखा जोखा 1 वर्ष का जो होता है वो बजट कहलाता है, जिसमें नई घोषणाएं भी होती है। लेकिन अंतरिम बजट क्या होता है कि सिर्फ 4 महीने के लिए होता है। अक्सर एक चुनावी वर्ष के दौरान ही अंतरिम बजट पेश किया जाता है और इसमें इसका संविधान में जिक्र नहीं है, जबकि बजट का संविधान में जिक्र है और बजट शब्द का नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। तो अंतरिम बजट सिर्फ 4 माह के लिए होता है और यह संसद से अनुमति ली जाती है कि 4 माह के लिए खर्च करने की एक अनुमति ली जाती है। इसमें अनुमानित आय का जिक्र नहीं होता है, सिर्फ प्रस्तावित खर्च की बात होती है। समझ गए? इसमें सिर्फ खर्च की बात, इसमें सिर्फ खर्च की बात, और इसमें आय खर्च आय दोनों की बात। समझ गए? तो बजट और अंतरिम बजट में यही बुनियादी अंतर है। तो सवाल है कि जो बजट पेश किया गया जिसमें मुख्य फोकस था, यह निर्मला सीतारमण का बजट था। यह निर्मला सीतारमण का 6ठा बजट था। आप जान लीजिएगा कि पहला बजट जो है 1947 में, स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में R.K. शनमुगम सेठी ने पेश किया था। भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। जबकि जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला बजट भारत में पेश किया गया था। ये बजट की इतिहास है। तो इस तरीके से, और अंतरिम बजट की जहाँ तक बात है, ये आज़ादी के बाद ये चुनावी वर्ष के दौरान, तो सबसे पहले 1952 में भारत के तीसरे वित्त मंत्री थे C.D. देशमुख, उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। तो बजट और अंतरिम बजट का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि बजट का मतलब साल भर का वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी प्रस्तावित व्यय और अनुमानित आय का लेखा जोखा 1 वर्ष का जो होता है। हाँ, अक्सर इलेक्शन ईयर में होता है और इस तरीके से बजट होता है अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट में मुख्य बातें क्या कही गई है? तो सबसे बजट में अगर आपको एक लाइन लिखना है तो पहले लिख लीजिए कि अंतरिम बजट पहली बार भारत में 1952 में वित्त मंत्री C.D. देशमुख ने पेश किया था।
आगे बढ़े। अंतरिम बजट का आकार जो है ये है 47,66,000 करोड़ का है। मुख्य बात लिखते जा रहे हैं हम, ठीक है। पच्चीस। इसके बाद इसमें मुख्य बातें, इस बजट में राजकोषीय घाटा कितना है रखा गया है। राजकोषीय घाटा 2024-25 में अनुमानित क्या रखा गया है, 5.1%। जबकि 2025-2026 में इसको रखा गया है 4.5%। ठीक है। इसके बाद आयकर छूट की सीमा क्या है, 7 लाख। सात लाख सालाना आय पर आयकर छूट है। इसके बाद इस बजट में सर्वाधिक खर्च रक्षा मंत्रालय पर पूरा है 6.2 लाख करोड़, 6.2 लाख करोड़ है। जीडीपी का 3.4%। सर्वाधिक खर्च रक्षा पर है। दूसरा है सड़क परिवहन पर है 2.78 लाख करोड़। और तीसरा स्थान है खर्चा का उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, इस पर खर्च है। नहीं सॉरी। इसके बाद है रेल मंत्रालय पर खर्च है। रेल मंत्रालय पर कितना है, 2.55 लाख करोड़। तो याद रखना है ये
और ये सर्वाधिक खर्च किस पर किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद विनिवेश से, इन डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश से 50,000 करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को निजी क्षेत्र में खोला जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, आवास योजना 2 करोड़ घर बनेंगे। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हाँ, डिफेंस में सब आता है, डिफेंस में सब आता है। आगे लिखिएगा। अनुसंधान, इनोवेशन के लिए, इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त लोन, पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति के तहत, पीएम गति शक्ति कब लॉन्च हुआ था? 13 अक्टूबर 2021। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तहत 3 नए रेल कॉरिडोर बनेंगे। उड़ान योजना के तहत उड़ान योजना के तहत 517 नए रूट लॉन्च होंगे, हवाई अड्डे बनेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय
योजना। इसके तहत 1 करोड़। आप जानते हैं कि जिस दिन अयोध्या मंदिर लॉन्च हुआ था उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था। 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफ टॉप योजना लॉन्च 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। ब्लू इकोनॉमी के तहत 20 के तहत 5 एकीकृत एक्वा पार्क चौदह 9 से 14 वर्ष की लड़कियों का टीकाकरण प्रोत्साहन। टीकाकरण हाँ 6.2 लाख करोड़ था। 62.6.2 है। 6.2 और लास्ट में एक है आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अब आयुष्मान भारत योजना के तहत काम कर रहे हैं, उनके लिए भी लागू हो गया। प्रशांत जी 6.2 लाख करोड़ है। 6.2 लाख करोड़। ब्लू इकोनॉमी ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च, जिसने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था, क्योंकि राम सूर्यवंशी थे इसीलिए उन्हीं के सम्मान में। और ये जो है 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। और एक और लिख लीजिएगा, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख प्रत्येक साल देने की बात की गई है। 5 लाख रुपया सालाना। तो मैंने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया है, यहाँ लिख देते हैं। आयुष्मान योजना में आशा
कार्यकर्ता आंगनबाड़ी शामिल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। ब्लू इकोनॉमिक 2.0, एक है ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों की संसाधनों का किस तरीके से दोहन होगा। तो ब्लू इकोनॉमी के बारे में लास्ट में बताते हैं क्या है। ये ब्लू इकोनॉमिक 2.0, एक 1.0 लॉन्च हुआ था 2022 में, के तहत 5 एकीकृत एक्वा पार्क बनेंगे। महिला आरक्षण बिल बहुत पहले बता दिया गया है जी, अब आने वाले समय में कभी बता देंगे, क्योंकि सितंबर महीने में चर्चा में था, समझ गए। उड़ान योजना में लिखे हैं 517 नए रूट लॉन्च होंगे, हवाई अड्डे बनेंगे 517। पांच एकीकृत एक्वा पार्क, एक तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, मत्स्य संपदा योजना की भी विस्तार किया गया है। तो इस तरीके से ये बजट की मुख्य बातें हैं। अब थोड़ा हम ब्लू इकोनॉमी के बारे में भी हम चर्चा कर देंगे कि ब्लू इकोनॉमी में क्या क्या लिखा गया है। आगे बढ़ें। विवेक गोस्वामी, अगर आप सितंबर वाला बैच किए होंगे तो सितंबर महीने के करंट में मैंने ये बताया था, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, बाद में कभी बता दिया जाएगा उसको, चिंता मत कीजिए। महिला आरक्षण बिल कोई ऐसा चीज नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, ब्लू इकोनॉमी क्या है। ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसको लिखिए। नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार ब्लू इकोनॉमी महासागरों, समुद्रों, तटों से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियां है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित
संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास और बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। ठीक है, तो भारत में ब्लू इकोनॉमी 10 की शुरुआत जुलाई 2022 में माने समुद्री संसाधनों का किस तरीके से सदुपयोग होगा अर्थव्यवस्था में, लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए, ताकि लोगों को आजीविका और नौकरी भी मिले। समुद्री संसाधनों से, खनिज संपदा से लेकर के, मत्स्य पालन से लेकर के, पर्यटन से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए थे, तो जिस तरीके से कैसे बाइकाट मालदीव का नारा उछल गया था, तो इस पर्यटन को बढ़ावा तो लक्षद्वीप, इसमें भी बताया गया है बजट में कि बजट में समुद्र पोर्ट निर्माण होगा, पर्यटन का विकास किया जाएगा लक्षद्वीप में। तो इस सब खनिज संपदा के बारे में है, पर्यटन का विकास होगा। तो मोटा मोटी मेरे दृष्टि से आप समझ गए होंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पीटी में जो पूछा जा सकता है आपको, उसको मैंने बताने की कोशिश किया है कि ये सब आपको इकोनॉमी में क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आने वाले एग्जाम में जुलाई में अगर पूर्ण बजट जब पेश होगा, उसकी भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ेगी 30 सितंबर के पहले। तो ये हो गया बजट से रिलेटेड टॉपिक। लिख लीजिएगा तब बोलिएगा। सब लोग का हो गया? चौवनवा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक
बैठक, डावोस। कहाँ है डावोस? स्विट्जरलैंड। इस वर्ष का जो थीम है विश्वास की पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है। इसमें भारत के 3 मंत्री, 3 मुख्यमंत्री गए थे। मंत्री में हैं स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी। मुख्यमंत्री में गए थे कर्नाटक के हैं रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे लोग। ये विश्व आर्थिक मंच, इसको बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें देश विदेश के शासनाध्यक्ष, कारपोरेट जगत, मंत्री, हर क्षेत्र से दिग्गज लोग उसमें भाग लेते हैं। शासनाध्यक्ष भी भाग लेते हैं, कभी मोदी भी गए थे। और इसमें देश जो भी विश्व की समस्या है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास तभी होगा जब आतंकवाद, सुरक्षा की भावना रहेगी, क्योंकि जब शांति होगी तभी विकास की बात होगी। लेकिन जो विश्व में अभी हाल में चुनौतियां हैं, जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात होती है, जलवायु परिवर्तन की बात होती है, डिजिटल स्ट्रक्चर की बात होती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, IT की बात होती है, और इसके बाद अर्थव्यवस्था को कैसे पुनरुद्धार किया जाए। जिस तरीके से इजराइल हमास संघर्ष हो या रूस यूक्रेन संघर्ष हो, जिस तरीके से विश्व का ऊर्जा और खाद्य संकट का सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है, उसको परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर चर्चा हो गई कि विश्व में क्या किया जाए। तो एक तरह से ये सम्मेलन में चर्चा परिचय आगे की राह दिया जाए, क्योंकि विश्वास की कमी हो गई है एक दूसरे पर। तो कब बना था? ये बना था क्या? ये इसका मूल नाम था यूरोपीय प्रबंधन। 1971 में बना। कौन बनाया? जिनेवा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर क्लॉस एस श्वाब बनाए थे। जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। लेकिन 1987 में इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ।
ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कहानी। चीफ मिनिस्टर में लिखे हैं रेवंत रेड्डी, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और सिद्धारमैया कर्नाटक के हैं, और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की चुनौती भी है, एआई, इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूस यूक्रेन युद्ध। प्रोफेसर का नाम है क्लॉस एस श्वाब, क्लॉस एस श्वाब, क्लॉस एस श्वाब। अगर लिख लीजिएगा तो आगे बढ़ते हैं। चर्चा के विषय में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूस यूक्रेन। नीचे लिखे हैं कि यूरोपीय प्रबंधन जो बना वही 1987 में नाम हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एआई के बाद है इनोवेशन, एआई के बाद है इनोवेशन, इसके बाद है क्लाइमेट चेंज, डिजिटल, इसके बाद रूस यूक्रेन, हमास इजराइल संघर्ष। आगे बढ़ते हैं।
नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी सूचकांक, मल्टीडेशनल पॉवर्टी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट क्या कहा गया है कि भारत में, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे जी, भारत के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, गरीबी के बारे में। तो भारत में मोटा मोटा बात लिख लीजिए, भारत में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। यानी अब 2022-2023 की बात आंकड़ा है ये। अब 11.28% भारत में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हैं। प्रधानमंत्री मोदी बार बार बात बोल रहे हैं, देख लीजिएगा आप। और यानी परसेंटेज में क्या है, 11.28, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आप सबसे ज़्यादा गरीबी कम करने में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य। तो हम सबका नहीं लिखेंगे, सिर्फ बिहार के बारे में लिखिए। बिहार याद तो रखना पड़ेगा बिहार के बारे में, लेकिन हम यूपी वाले भी लिख देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी कम करने में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश। उसका सिर्फ इतना ही रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दो 2022-23 में 22.93% गरीब हैं, जबकि बिहार में पूरा डिटेल लिखेंगे आपको। 33.76% गरीब हैं। याद रखिएगा, 33.76% गरीब हैं, जो पहले कितना थे, 51.89%। समझ गए? ये आंकड़ा मोटा मोटी जरूर याद रखिएगा। यानी ये चीज कहता हो गया, अर्थात बिहार में 3.7 3.77 करोड़ लोग गरीब है। जैसे भारत में 25 करोड़ है, तो बिहार में ये चीज याद रखेगा।
हाँ, पहले की जहां तक बात है, पहले भारत में जो है, पहले भारत में क्या था, 29.17% गरीब थे। यूपी में पहले जो गरीबी थी 37.68%। बिहार जो यूपी में ये था। नीति आयोग कब बना था आप जानते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015, यानी नीति आयोग के गठन का 9 वर्ष पूरा हुआ है, जनवरी 2024 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेना पीएम होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी। एक उपाध्यक्ष होता है, ये हैं सुमन बेदी। एक सीईओ होता है, ये हैं BVR सुब्रमण्यम, जो पहले अमिताभ कांत थे। सुमन बेदी है, सुमन बेदी। अच्छा, सुमन बेरी है, नहीं, सुमन बेदी ही है जी, देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमन बेरी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सुमन बेरी है। तो इस तरीके से गरीबी का ये आंकड़ा याद रखना होगा। और लेटेस्ट अपडेट मीन्स में जब भी गरीबी का कारण पर पूछा जाएगा तो इसकी चर्चा होगी। लेकिन सवाल है कि ये मल्टी डायमेंशनल सूचकांक बनाया था किसने? तो याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये फुल फॉर्म है जी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यह बनाए थे 2010 में सबीना हल्केरे और जेम्स फोस्टर। ये ऑक्सफोर्ड का है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास सूचकांक वाले जो हैं वही बनाए थे लोग। हाँ, 3.77 लोग गरीब हैं बिहार में, ये आंकड़ा याद रखिएगा।
हाँ, 2 लोग बनाए थे मानव विकास सूचकांक, उन्हीं लोगों ने ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाले थे। गरीबी मापने का तरीका है कि प्रतिदिन कितने गरीब हैं, कितना कमाते हैं, उसके अनुसार माना जाता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि $2.15 से कम कमाने वाले गरीब हैं प्रतिदिन। तो 167 रुपया एक तरह से उसका कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा, से कम कमाने वाले गरीब हैं। इस पर बहुत बड़ा विवाद भी है, उतना जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। हो गया, लिख लिया आप लोग। और एक लास्ट टॉपिक में है 1/1/2024 16वां वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किसके तहत? 280 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है। पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष बने हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट देना है। ठीक है। अब नीति आयोग का क्या कार्य है? केंद्र और राज्यों के बीच, समझे, केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व केंद्र वित्तीय आवंटन राजस्व का जो बंटवारा होता है केंद्र और केंद्रीय संसाधन में, राज्यों को कितना दिया जाए, उसको वित्तीय संसाधन जितना मिले, केंद्र और राज्यों के बीच जो भी वित्तीय संसाधन आए, राजस्व आए, उसका एक बंटवारा करता है कौन? वित्त आयोग। समझ गए? नीतिगत फैसला लेता है कि आप ऐसे चलिए, ये कीजिए। तो इस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करता है, जो भी उगाही होती है, इसका ये कार्य है। और तब एक सवाल उत्पन्न होता है, पहला वित्त आयोग कब बना था? पहला वित्त आयोग 1900, पहला वित्त आयोग जो बना 1951 में नवंबर 1951 में बना। अध्यक्ष थे केसी नियोगी बने थे। जबकि अभी हाल का 15वें वित्त आयोग बिहार के ही थे, अध्यक्ष बने। ये 2021 में बना था और इसके अध्यक्ष बने कौन है? थे एन.के. सिंह, बिहार के ही थे एन.के. सिंह। तो इस तरीके से केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है केंद्र।
वही केंद्रीय राजस्व जो भी आता है तभी ना 42% दे रहा है। 15वां वित्त आयोग वित्तीय संसाधन में जिस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। आगे लिखते हैं 16 जनवरी 16 जनवरी क्या है? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, स्टार्टअप दिवस। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप पॉलिसी बना था। कितना भी स्टार्टअप हैं देश में? तो देश में स्टार्टअप हैं अब तक कुल स्टार्टअप भारत में हैं 1 लाख से ज़्यादा हो गया जी। 1,17,257 स्टार्टअप। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में भी था, लेटेस्ट आया है हाल में 2022। बिहार में स्टार्टअप लगभग 500 है, याद रखिएगा। नहीं, कल नहीं है, कल क्लास नहीं है। फोर्स रिपोर्ट, सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, 9वां स्थान भारत। आठ 878 टन। सबका टन नहीं लिखे हैं, खाली इतना 1,17,257 भारत में, बिहार में 500। भारत में सऊदी अरब से भी ज़्यादा सोना है। सबसे ज़्यादा सोने का भंडार अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली और 9वां स्थान भारत। ठीक है, आज का क्लास समापन करते हैं। नमस्कार।